नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। कुछ बात करेंगे। आज सबसे पहले तो साथियों, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है। तो आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। लेकिन आजकल तो सब दुआ कर रहे हैं कि बुलडोज़र बाबा की कृपा बनी रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, दिल खोल के सब्सक्राइब करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, खर्च नहीं है कुछ भी। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये जो बात है कि बुलडोज़र बाबा की, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है राजस्थान आए थे और राजस्थान में हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय राजस्थान का, उसकी प्लेटिनम जुबली थी। तो उस प्लेटिनम जुबली का समारोह था, उसको सेलिब्रेट करने आए थे तो और कोर्ट के मामला था, तो कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर बात की उन्होंने और ये कहा कि भाई पहले तो कोर्ट में जाना बड़ा मुश्किल लगता था और कब नंबर आएगा, कब न्याय होगा। दादाजी जो है अपना, मतलब ये तो कहावत ही है कि दादाजी कोर्ट में जाते हैं और फैसला जो है पोता को सुनना को मिलता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया थी। वास्तव में ये बात सही है कि कोर्टों में बहुत लंबी प्रक्रिया है और अब जो नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने उस कानून को बहुत सरल कर दिया है और त्वरित कर दिया है। सारी कार्रवाई जो है एकदम त्वरित हो जाती है, उसमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हम। और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका एक उदाहरण हमको अभी हाँ, एक बात तो ये कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेक्युलर सिविल कोड बनाएंगे, लागू करेंगे सेक्युलर सिविल कोड। अब ये सेक्युलर सिविल कोड क्या होता है, ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री जी से ये सेक्युलर का मतलब ही समझ लेते हैं। क्योंकि अभी तक उन्होंने जब भी बात की है चुनाव में या और भी कहीं, तो उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान, ईद, दिवाली और शमशान कब्रिस्तान की ही बातें ज़्यादा की है। तो इसलिए कॉमन सिविल कोड की बात भी करने लगे थे अभी, लेकिन अब उत्तराखंड में जैसे लागू भी कर दिया है कॉमन सिविल कोड और अब जो है अचानक प्रधानमंत्री जी ने सेक्युलर सिविल कोड का नाम लिया है। तो सेक्युलर सिविल कोड क्या होता है ये समझना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी से, और ये भी समझना पड़ेगा कि सेक्युलर क्या होता है। क्योंकि अभी तक जो बात थी वो तो हिंदू मुसलमान की थी, धर्म की थी, जाति की थी,
अब ये सेक्युलर क्या बीमारी है, क्योंकि अभी तक 1952 से लगाकर, जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, जनसंघ पार्टी बनी थी 1952 में, और 52 से लगाकर आज तक किसी ने भी, पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने सेक्युलर क्या होता है इसका मतलब नहीं समझाया। न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेक्युलर के बारे में बोले, न उसके पहले गोलवलकर जी जो गुरुजी थे आरएसएस के, उन्होंने कभी सेक्युलर क्या होता है उसका बताया। बस ये ज़रूर था कि भाई सेक्युलर। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब भाजपा बन गई उसके बाद सूडो सेक्युलरिज्म की बातें ज़रूर की, एक दो बार उन्होंने कुछ समय पर वो सूडो सेक्युलरिज्म का विरोध करते थे, बोलते थे कि ये सेक्युलरिज्म। लेकिन सेक्युलरिज्म क्या होता है इसकी परिभाषा अभी समझना बाकी है। खैर, अभी उसको अपन छोड़ देते हैं। सूडो सेक्युलरिज्म, सेक्युलर कॉमन सिविल कोड, ये सब चीज़ें हम अब छोड़ देते हैं अभी, और इस बात पर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो त्वरित न्याय की बात कही, उसको कैसे उसको वास्तविकता में प्रकट किया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, और इतना त्वरित इम्प्लीमेंट किया कि उसका एक उदाहरण बन गया। मतलब उदयपुर में अभी क्योंकि वास्तव में अब न्याय इतना त्वरित होगा कि इधर घटना हुई और उधर दूसरे दिन न्याय और फैसला, और फैसले का इम्प्लीमेंटेशन तत्काल, कोई टाइम नहीं, 24 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे, सब ज़्यादा से ज़्यादा 75 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे, बस हो गया सारा काम। न्याय भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, घटना भी हो गई, आरोपी पकड़ा भी गया। इतना त्वरित न्याय तो अभी तक दुनिया में मेरी समझ में कहीं नहीं हुआ होगा जितना जल्दी उदयपुर में हुआ। आपको मालूम ही है, आप समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि उदयपुर में ऐसा त्वरित न्याय हुआ है। 16 अगस्त को 2 नाबालिग स्कूल के बच्चों में, जो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, उनके आपस में कोई झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, कहासुनी हो गई, और वो थोड़ा बढ़ गया। तो और 16 तारीख को वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि एक लड़का जो है अपनी बैग में चक्कू लेके आ गया और उसने वो चक्कू उस लड़के को मार दिया जिससे उसका झगड़ा चल रहा था। अब झगड़ा क्या था, ये कोई कहता है कि क्लास में टीचिंग का झगड़ा था, कोई कहता है कि ये तो आरोप ये है उसके ऊपर, मतलब जो हिंदू संगठन है उन्होंने आरोप ये लगाया है कि वो मुसलमान लड़का था और ट्रेंड लड़का था, और उसको जो है ट्रेंड करके भेजा था और मारने के लिए ही जो है वो चक्कू लेके आया था और उसको मार दिया था। पर ये समझ के बाहर है कि चक्कू से मारने वाला व्यक्ति जांघ पर क्यों चाकू लगाएगा, पेट पे लगाएगा, छुरी पे गले पे लगाएगा। तो ये बात अभी किसी ने नहीं समझाई। खैर, और किसी ने पूछा भी नहीं, और पूछने का वो कोई मतलब समय भी नहीं था, इतना त्वरित था मामला कि तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो है 16 तारीख को चक्कू लगा, 19 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। खैर, 16 तारीख को जब चक्कू लगा तो भीड़ ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जबकि काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन भीड़ ने उसका त्वरित न्याय किया और
दुकानें बंद करवा दी, तोड़ फोड़ की। एक एलियास नाम का लड़का है जो विकलांग है, उसका एक गैरेज है पेट्रोल पंप के पास, सरदारपुर, ये गुमानिया वाला के वहाँ पर। उसमें 3-4 कारें उसको ठीक होने के लिए आई हुई थी, उनको जला दी और उसको जो है बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये है त्वरित न्याय, और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया किसी ने भी। और दूसरे मतलब 19 तारीख को जब उसकी डेथ हुई, तब तक उस पे मतलब दूसरा जो, ये तो भीड़ का न्याय था, और दूसरा न्याय हमारे जिम्मेदार अफसर, जिला के कलेक्टर अरविंद पोसवाल जी ने किया कि, और वो भी इतना त्वरित किया कि किसी की कोई उस न्याय करने में किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उन्होंने त्वरित न्याय और इम्प्लीमेंट दूसरे तीसरे दिन ही, पता नहीं डेट में निकाल के बता दूंगा, वो उस जो आरोपी बच्चा था उसका परिवार जिस मकान में रहता था, उस मकान को बुलडोज़र लगवा करके गिरवा दिया। अब वो गिरवा तो दिया, और इतना त्वरित गिरवाया कि मतलब कलेक्टर साहब को ये भी देखने की फुर्सत नहीं हुई और ये देखने की ज़रूरत नहीं समझी कि ये मकान किसका है। बाद में पता लगा गिरने के बाद कि वो मकान तो उसका था ही नहीं, उसकी परिवार का, उसका परिवार उसमें किराया रहता था, और उस लड़की के पिताजी जो है ऑटो चलाते हैं। अब चूँकि ये इस सारे घटनाक्रम को जो बहुत ही सरल और सीधा, मतलब एक दो बच्चों की लड़ाई का जो था, उसको एक कम्युनल शेप दे दी, एक सांप्रदायिक दंगे के रूप में सामने लाने की कोशिश की, और उसके चलते ये सारा खेल हुआ। अभी भी मतलब सारी चीज़ें साफ़ हो जाने के बाद भी उस ऐसी स्टोरीज प्लांट की जा रही है अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर भी, कि उस बच्चे को किसी मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, कोई उसको पाकिस्तान से के साथ उसकी कोई संबंध होना बता रहे हैं। मतलब इस तरह से कई तरह की स्टोरी चल रही है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि वो लड़का नाबालिग है, और उसको जो है खून के बदले खून की मांग भी हो रही है, और उसमें भी न्यायालय की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, वो भी हो जाएगा मेरे को लगता है। जैसे मकान गिराया, किसी और का मकान गिरा दिया, कहा कि ये तो अवैध बना हुआ है, और फिर ये भी कहा कि वन भूमि पर बना हुआ है, और वो मकान दीवान शाह कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। ज़रूर वहाँ पर वो कच्ची बस्ती है और लोगों ने वहाँ पर कब्जे करके मकान बनाए होंगे, लेकिन पिछले 25-30-40 सालों से वो वहाँ रह रहे हैं। वो मकान बना हुआ है वहाँ पर, और एक मकान नहीं है, वहाँ कई मकान बने हुए हैं। अगर वो कच्ची बस्ती का मकान है, अगर वो अवैध बना हुआ है, अगर वो फॉरेस्ट लैंड पर बना हुआ है, तो उस अकेला मकान नहीं है, वो उसी को कैसे गिराया अकेला। तो ये त्वरित न्याय का एक एग्जाम्पल है, और बुलडोज़र लगा करके गिराया। उदयपुर के अंदर ये बुलडोज़र से न्याय दिलाने की प्रक्रिया का ये पहला उदाहरण है, जिसमें मतलब किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, वादी से पूछा नहीं, और मकान को गिरा दिया, और किसी और के मकान को गिरा दिया, वो भी मतलब।
मतलब ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये मकान किसका है। इतनी हड़बड़ाहट में अगर न्याय होगा तो फिर तो क्या न्याय होगा। और फिर ये भी है कि उस गैरेज के मालिक का जो इसका गैरेज था, जिसके वहाँ ये भीड़ तंत्र का न्याय हुआ, वो भी, उसका भी कसूर इतना ही था कि वो उस मुसलमान धर्म को बिलोंग करता था, जिससे आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगाया छात्र, उसी धर्म का वो भी है। तो ये ही कसूर है कि किसी धर्म का होना भी एक बड़ा कसूर हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे संविधान के रहते हुए, जो संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, वहाँ पर एक जिम्मेदार ऑफिसर के द्वारा इतना बड़ा अन्याय त्वरित न्याय के नाम पर हो रहा है। तो अब हमको कैसे न्याय मिलेगा, ये सोचने वाली बात हो गई। और ये सब, ये न्याय, त्वरित न्याय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी मुख्यमंत्री के रहते हुए ये सब हुआ है। तो इतना, और भजन लाल जी ने भी इसका श्रेय लिया कि भाई हमने त्वरित न्याय, प्रधानमंत्री जी की भावना को ध्यान में रखते हुए त्वरित न्याय का जो है एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अब मेरे को लगता है कि अगर ये सरकार ऐसे ही चलती रही और त्वरित न्याय होता रहा तो फिर जितने भी कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, उन सब पे ताला लगाना पड़ेगा। और ये वकील और जज और मजिस्ट्रेट और ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। बेरोज़गारों की लिस्ट में इनका नाम आने वाला है। तो ये तो एक त्वरित न्याय की बात थी। एक दूसरी बात और मैं नरेंद्र मोदी साहब की करना चाहता हूँ कि जो अभी कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि वो कैसे यूक्रेन पहुँचे और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुँचे और उस चेले को ये सलाह दे रहे थे कि भाई देखो, युद्ध से कोई वो नहीं होता है, शांति रखो, शांति, युद्ध बंद करके शांति से ही सब मसले हल होते हैं। ये जब ज्ञान दे रहे थे तो आजकल तो चेले बहुत होशियार हो गए। चेले ने कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की जिनसे वो मिले थे, उसने कहा, अच्छा ये भी मैंने आपको कल बताया था कि 4 समझौते हुए और यात्रा बहुत सफल रही और सब बातें। लेकिन ये जो बात बताना मेरे को बाद में पता लगा, और ये क्योंकि उस चेले ने कहा कि ये शांति की बातें और उपदेश तो आप दो मत, ये आप अपने पास रखो, और आप जो ये शांति का प्रस्ताव और युद्ध विराम करने का जो प्रस्ताव पुतिन का लेके आए हो, मैं उसको कभी भी मान नहीं सकता। उसने हमारे बच्चों की हत्याएं की है, वो हत्यारा है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जेलेंस्की ने विश्व गुरु माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को कहा, और यहाँ तक कहा कि वो न तो आपकी इज्जत करता है और न आपके देश के 140 करोड़ लोगों की इज्जत करता है। रूस के बारे में, पुतिन के बारे में ये बात कही। क्यों कही मेरे को नहीं पता, लेकिन और
और उसने ये भी और उल्टा उसने विश्वगुरु को उपदेश दिया कि आप युद्ध रुकवाना चाहते हैं तो युद्ध तो आपके द्वारा ही रुक सकता है। अगर आप जो रूस से तेल खरीद रहे हैं वो तेल खरीदना बंद कर दें तो युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि रूस के पास जब पैसे नहीं होंगे तो हथियार नहीं खरीद सकेगा, जब हथियार नहीं खरीद सकेगा तो युद्ध अपने आप ही रुक जाएगा। तो उसने दूसरे ज्ञान की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी को समझा दी। और ये बहुत अजीब बात है। अच्छा, फिर ये भी आज पता लगा कि युद्ध में जो काम रूस की ब्रह्मोस से मिसाइल नहीं कर पा रही थी वो फेल हो गई, वहाँ पर हमारी हिंदुस्तान की बनी हुई मिसाइल ने वो काम कर दिया और वो मिसाइल जो है बिल्कुल सक्सेसफुल रही। तो हम एक तरफ तो शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध बंदी की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उन हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो ये जो दोगलापन है ये भी जेलेंस्की ने सामने लाया कि आप ये दोगलापन मत करो और अपने हिसाब से रहो। जेलेंस्की ने ये प्रूव कर दिया कि हम कितने दोगले हैं। अच्छा, एक और बात जो कल के वीडियो में, परसों जो मैंने वीडियो बनाया था और कल भी शायद इसकी थोड़ी बहुत बात की थी, वो ये है कि भारत सरकार ने जो कैबिनेट मीटिंग करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों पर और दूसरे कर्मचारियों पर लागू करने की बात कही थी, उससे कर्मचारियों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। कर्मचारियों के नेताओं ने कहा कि इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, दोनों में एम्प्लॉयज़ के पैसे कटेंगे और जो पैसा भारत सरकार के पास इकट्ठा होगा उसको मार्केट प्लेयर के फंड प्लेयर्स को देंगे और वो वहाँ पर सट्टेबाजी करेंगे, मतलब जो शेयर में लगाएंगे, और उससे जो लाभ हानि होगी उससे पेंशन मिलेगी। हालांकि गारंटेड पेंशन आप कह रहे हो, लेकिन वो मिलेगी उसी से, जो पैसा कट रहा है उसी का हमको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो बात है ये कर्मचारियों ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक न्यू पेंशन स्कीम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। हमें ओपीएस ही चाहिए, और अगर ये ओपीएस जैसी ही है तो फिर ओपीएस ही लागू कर दें। इसको लागू करने का क्या मतलब है फिर? तो कर्मचारियों ने कहा कि हमें अभी कई लोगों के बयान और आने बाकी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन पूरा आएगा तब पता लगेगा एक्चुअली कि वास्तविकताएं क्या है। अभी तो जो थोड़ी बहुत बातें सामने आई है उसके अनुसार हम ये कह रहे हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, और नोटिफिकेशन में जो वास्तविक क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई है, क्या क्या घटाई गई है, वो जब सामने आएगी तब हम इस पे विस्तृत बयान देंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि ओपीएस का कोई विकल्प हमें स्वीकार नहीं है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और एक बार फिर ये अपील करता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो इनको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, तो आप बहुत आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिल खोल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ़ायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।